नमस्कार, मैं हूँ पृथ्वीराज पीएस रेड्डी से। पीएस स्टडी में आपका स्वागत है। तो अगले वीडियो में हम बात किए थे पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान क्या है, राजनीति विज्ञान में हम क्या क्या अध्ययन करते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं कि राजनीति विकास कैसे करती है, राजनीति विकास है क्या, वो विकास कैसे करती है, देश में कार्य कैसे करती है, यानी राजनीतिक विकास के बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं राजनीतिक विकास की ओर। तो चलते हैं राजनीतिक विकास की ओर। तो राजनीतिक विकास है क्या? राजनीतिक विकास का अभिप्राय मुख्यतः लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया से सरकार पर लोकप्रिय नियंत्रण के विकास से लिया जाता है। एक अन्य अर्थ में राजनीतिक विकास राज्य के कार्यों, शक्ति के परिकलन और परिणामों में जनता की बढ़ती हुई सहभागिता से है। राजनीतिक विकास देश पे जितने कार्य करते हैं, जितने भी जनसंख्याएं हैं, उसकी कार्य शक्ति, वो जितने कार्य करते हैं, आर्थिक व्यवस्था बनाती है, उसी प्रक्रिया से राजनीतिक विकास करती है। जैसे पहले राजनीतिक विकास के लिए हमारे पास वोट यानी एक मतदान करने के लिए मशीन तक नहीं थी, लेकिन अब मशीन आ गई है। उसकी सहभागिता हमारी जनसंख्या को जाती है। हमारी जनसंख्या की वजह से ही वो कार्य हो पाई है, क्योंकि आर्थिक व्यवस्था को बनाने के लिए हमारी जनसंख्या बहुत बड़ी लोकप्रिय मानी जाती है, वो बहुत बड़ी उसे सहभागिता दी जाती है। तो इससे हमारी राजनीतिक विकास करती है। आगे क्या बताती है राजनीतिक विकास में, आइए चलते हैं। कार्ल पोलकी हमारे एक लेखक हैं। कार्ल पोलकी ने 19वीं शताब्दी में पश्चिमी सभ्यता के संदर्भ में महान रूपांतरण का युग बताया है। पिछली जो पश्चिमी सभ्यता थी, जो बीत चुके हैं, उसे 19वीं शताब्दी में एक महान रूपांतरण बताए थे। लेकिन अब 20वीं शताब्दी में नए विकासशील देशों के लिए उससे भी अधिक महान रूपांतर हो चुके हैं। ये युग सिद्ध हो हुई है, क्योंकि अब जो समय है वो पहले से बहुत बेहतर है। पहले तो इंसान को चलने के लिए गाड़ी भी नहीं थी, तो कैसे आई है? अब जो 20वीं शताब्दी में आई है, ये सारे कार्य विकासशील होते गई हैं, विकसित हुई है। इसके कारण ये सारी कार्य हो चुकी है, जो इसमें हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था, उससे कारण हमारी जनसंख्या, लोगों के कार्यों की वजह से, इस सारे कार्यों को मिला के ही राजनीतिक विकास करती है। और उसी के आधार पे ये सारी जो महान रूपांतरण दिया गया है 20वीं शताब्दी को, इस पे सबसे बड़ा लोकप्रिय और सबसे बड़ा अभिप्राय हमारी जनसंख्या को जाती है। तो आगे चलते हैं। पश्चिम ने प्रत्येक क्षेत्र में नेतृत्व किया, किंतु द्वितीय महायुद्ध के पश्चात जब एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका ने नवोदित राष्ट्र उभरे, तो इनके दिशा निर्देश में उसने स्वयं को अनिभिज्ञ और असमर्थ पाया। जब 20वीं शताब्दी के बाद चलते आ गए, जब विकसित हो गई देश, उस समय एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका ने नवराष्ट्र के तौर पे आगे बढ़े, वो विकसित हो गए। उसके सामने 20वीं शताब्दी भी धीमी पड़ गई, 19वीं शताब्दी भी नीचे हो गई, वो अस्थिर हो गई, उसके सामने टिक नहीं पाई, क्योंकि वो विकसित, अब जो शताब्दी आ गई है, जो विकसित देश हो गए हैं, वो सारे कार्य करने में सक्षम हो गए हैं, और पहले नहीं थे। तो पहले जो कार्य करते थे, उससे पहले जो मतलब इतिहास में जो कार्य होता था, उससे लेकर 19वीं शताब्दी को महान रूपांतरण माना गया था। लेकिन जब 20वीं शताब्दी के बाद जब आ गई हमारे सारे देश, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, ये सारे जो देश हुए, जो विकसित हो गए, और इसके साथ इसके पास बहुत सारी शक्तियां हो गई है, अपने देश को चलाने की आर्थिक व्यवस्था शक्ति हो गई है, इनके सामने वो टिक नहीं पाए, क्योंकि उनके पास वो व्यवस्था नहीं थी पहले। इसलिए इसे अब महान रूपांतरण माना गया। आगे है सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व की नई महाशक्तियों के रूप में प्रकट हुए। सोवियत संघ, जब विश्व युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध हुई, तब हमारी पृथ्वी को दो भागों में बांट दिया गया। पहला शक्ति उभरी सोवियत संघ, जिसे रूस अभी कहते हैं, सोवियत संघ, और अभी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। एक सोवियत संघ में आ गई और एक संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। ये दोनों बहुत बड़ी महाशक्ति थी।
इन दोनों के पास बहुत देशों की समर्थक थे, एक पश्चिमी और एक दक्षिणी। ये दोनों के बीच बहुत बड़ा मुठभेड़ थी। इन दोनों की वजह से जब भी विश्व युद्ध होने की कगार पे रहती है तो ये दोनों का बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि अमेरिका बहुत शक्तिशाली हो गई, उसके साथ साथ सोवियत संघ भी बहुत शक्तिशाली हो गई। इसके कारण, क्योंकि ये दोनों महाशक्ति उभर चुके थे। आगे बताती है, संयुक्त राष्ट्र संघ में तीसरी दुनिया की नवोदित राष्ट्रों की संख्या लगभग 120 हो गई, जिनका अध्ययन राजनीतिक विज्ञान के लिए चुनौतीपूर्ण था। जब यहाँ तीसरी दुनिया में 120 देशों से मिलकर संयुक्त राज्य अमेरिका एक महाशक्ति बनी। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को एक निर्मल और एक नॉर्मल दृष्टि से दर्शाए नहीं सकते थे, इसीलिए उसे चुनौतीपूर्ण लगी। आगे है, इन नवोदित राष्ट्रों के स्वरूप एक व्यवहार को समझने के लिए पश्चिमी मॉडल, पद्धतियां तथा उपकरण पुराने पड़ चुके थे। तृतीय विश्व के इन उभरते हुए देशों के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन पश्चिम के परंपरावादी एवं संस्कृतिबद्ध राज्य वैज्ञानिकों के लिए एक समस्या बन गई थी। जब तीसरी दुनिया खड़ा हुई तो कुछ धर्मनिरपेक्ष गुट निरपेक्ष में आए, दो महाशक्ति आई, इन दोनों से अलग होकर एक तीसरी दुनिया बनी। उसे हमारे यहाँ राज्य वैज्ञानिकों ने कैसे समझ पाते, उसे निर्माण तो हो चुकी है तीसरी दुनिया का, लेकिन उसे एक ही दुनिया कैसे बना पाए। जैसे अभी के में आ जाए तो अभी हमारे पूरा विश्व एक ही है, ना तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका इतनी शक्ति है, ना तो सोवियत संघ रूस है। अभी सारी मिलकर एक तीसरी दुनिया में एक नॉर्मल एक ही सिंपल एक दुनिया बन गई है। तो उस समय इस तीसरी दुनिया को खड़ा करने में हमारे वैज्ञानिकों को, राज्य वैज्ञानिकों को बहुत ही तकलीफ हुई, बहुत परेशानी खड़ा करनी पड़ी। आगे है व्यवस्था सिद्धांत। अगर राजनीतिक विकास करने के लिए व्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण है, यानी व्यवस्था हम कैसे करें, किस प्रकार से व्यवस्था करें कि राजनीतिक मेरा विकास करेगा। तो राजनीतिक विकास के लिए व्यवस्थात्मक सबसे महत्वपूर्ण है और है इसमें दो भाग में है, व्यवस्था सिद्धांत और रचनात्मक कार्यात्मक उपागम। पश्चिमी राजनीतिक व्यवस्थाओं को समझने में काफी सहायक रहे, किंतु विकासशील राज्यों की राजनीतिक व्यवस्थाओं में होने वाले उलटफेर को समझने और समझाने में विशेष सहायता नहीं कर सके। पहले इतिहास में जो 19वीं शताब्दी 20वीं शताब्दी में जो राजनीति चलती थी उसे आसानी से समझा जा सकता था, क्योंकि उस समय राजा महाराजा की दिन में थी। लेकिन जब विकसित होके विकासशील सारे देश विकसित हो गए, उसके बाद जो विकसित देश के राजनीतिक तौर को हमेशा उलटफेर होता है। कभी इस अनुच्छेद में संशोधन हो गया तो इस संविधान में संशोधन कर दिए, तो इस उलटफेर को समझने में सारे वैज्ञानिकों को प्रॉब्लम होती है। सारे राज्य वैज्ञानिकों, सारे लेखकों को समझने में बहुत ही दिक्कत हुई। आगे है, किंतु विकासशील राज्यों की राजनीतिक व्यवस्थाओं में होने वाले उलटफेर को समझने और समझाने में विशेष सहायता नहीं कर सके। लुसियन पाई, आमंड, कोलमैन, रिक्स और माइनर विनर जैसे विद्वान ऐसे प्रत्यय के प्रयोग में लग गए जो विकास की संपूर्णता के संदर्भ में नए राज्यों की राजनीतिक प्रतिक्रियाओं को समझने में सहायक हो। अब याद रखिएगा, और आप इसे लिख भी सकते हैं अपने कॉपी में, अगर कभी एग्जाम में आ गए तो आप बता सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। एक पहला में है लुसियन पाई, दूसरा है आमंड, तीसरा कोलमैन, चौथा रिस और माइनर विनर जैसे विद्वान। उन्होंने अपने राजनीतिक विकास को पूरी तरह से नए नए राज्यों में, नए नए देशों में लागू करने के लिए नया नया प्रत्यय करने लगे, ढूंढने लगे कि अगर हम किसी भी राज्य पे एक बिना जब विकासशील है, विकसित तो है नहीं, विकासशील है, तो उस पर उलटफेर की जो राजनीति है उसे उस पर थोपेंगे तो चला पाएगा, नहीं चला पाएगा। इस विचार करके उसे एक नया प्रत्यय ढूंढना शुरू किए, नया वस्तु ढूंढना शुरू किए राजनीतिक के बारे में, कि अगर उसमें हम डाल दें तो सही प्रकार से वो चला सके और आसानी होगी उसे अपने देश को, अपने राज्य को समृद्ध बनाने के लिए, विकसित करने के लिए जरूरी होगी।
आगे है, इन विद्वानों ने राजनीतिक विकास के प्रत्यय का प्रयोग करके एक नए तुलनात्मक विश्लेषण उपागम की आवश्यकता को महसूस किया, जिससे राजनीतिक परिवर्तनों को विकास के प्रवाह में समझा जा सके। मैंने अभी बताया कि अगर किसी राज्य में अचानक अगर किसी राजनीति को डाल दिया जाए तो वो समझ नहीं पाएगा। उसी से ये रिलेटेड एक इन्होंने एक विकसित राज्यों को बनाने के लिए इन्होंने एक राजनीतिक प्रत्यय का निर्माण किया, जिसमें इन्होंने नए तुलनात्मक विश्लेषण उपागम की आवश्यकता को महसूस करते हुए इन्होंने राजनीतिक परिवर्तनों को विकास के लिए प्रवाह कर दिया, विकास के लिए उभरा, विकास हो सके इसके लिए इन्होंने काम किया। तो मैंने जो नाम बताया आप उसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए। इस दृष्टिकोण ने विकास को सामर्थ्य और संकल्प, समस्या समाधान, क्षमता, संस्कारण, नवीन लक्ष्य प्राप्त करने की योग्यता आदि से जोड़ दिया है। इन दोनों दृष्टिकोण का मिश्रित रूप भी हो सकता है। इसमें बताया गया है कि इस दृष्टिकोण के विकास को सामर्थ्य और संकल्प, समस्या समाधान, क्षमता, संस्कारण, नवीन लक्ष्य प्राप्त करने की योग्यता आदि से जोड़ दिया है। सही है। अगर राजनीति विकास का निर्माण करना, राजनीति का विकास करना है तो हमें तो समस्या का समाधान करना होगा। अगर कोई भी समस्या आई, कोई भी पीड़ा आई तो उसका समाधान तो करना होगा। अगर हम समाधान ना करें तो हम भी उसमें फंस जाएंगे ना, इसलिए उसका समाधान करना होगा। उसमें समाधान करने के हमारे पास क्षमता होनी चाहिए, समाधान ढूंढने के लिए क्षमता होनी चाहिए, इसे क्षमता भी चाहिए। और साथ साथ संस्कारण भी होनी चाहिए। संस्कार ही ना रहे, एक दूसरे से बात करने का संस्कार ना रहे तो हम देश को क्या चलाएंगे? देश की युद्ध जनता को कैसे चलाएंगे? उसकी सेवा कैसे करेंगे? संस्कार होनी चाहिए, इसलिए इसमें संस्कार की भी आवश्यकता होती है। और दूसरा है नवीन लक्ष्य प्राप्त, एक नया लक्ष्य होनी चाहिए। क्यों? अगर हम कहीं जाते हैं तो बिना लक्ष्य का चले जाते हैं? नहीं ना। एक लक्ष्य होता है कि हाँ मुझे उस जगह पे पहुंचना है, बस वहीं पहुंचना है, इतना समय में हमको वहां पे पहुंचना, ये लक्ष्य होनी चाहिए ना। तो राजनीतिक को विकास करना है तो विकास के लिए हमें लक्ष्य चाहिए कि हम बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त करनी है, वहां तक हम इसे लेके जाएंगे, ये नया लक्ष्य होनी चाहिए। और इसके लिए हमें कार्य क्या करना होगा? हमारे देश की जनता को उसकी सुख सुविधाएं देनी होगी, उसकी सारी समस्याओं का दूर करना होगा। ये लक्ष्य होनी चाहिए, एक नया लक्ष्य होनी चाहिए, तब हम राजनीति का विकास कर सकते हैं। विकासशील राज्यों को अस्थायी अर्थव्यवस्था और अनिश्चितता का घटनाक्रम चल रहे हैं। अगर विकासशील राज्य को लेके अगर हम उस पर पीछे पड़ जाएं तो हम उसे विकसित कर सकते हैं, बट उसके लिए अपने आप को तो विकसित होना जरूरी है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए और अगले वीडियो के लिए आप इंतजार कीजिए। मैं अगले वीडियो तुरंत बनाऊंगा और जिस टॉपिक पर आप कहेंगे आप कमेंट भेज दीजिए, कमेंट कीजिए, मैं उसके लिए इंतजार करूंगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, बने रहिए।